हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ साइलेंट कंट्रोल बाय रॉबर्ट ग्रीन। यह किताब इस बारे में है कि बिना ज्यादा बोले, बिना टकराव किए, अपनी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और परिस्थितियों पर कैसे गहरा और टिकाऊ नियंत्रण बनाया जाए। देखिए, एक बात बताऊं, ज्यादातर लोग कंट्रोल को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कंट्रोल मतलब ऊंची आवाज, तेज फैसले, सामने वाले को दबा देना या हर बात का तुरंत जवाब देना। लेकिन लेखक यहीं से शुरुआत में ही आपको झटका देते हैं। वो कहते हैं कि असली शक्ति शोर में नहीं होती, वो खामोशी में होती है। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, जब आप अपनी भावनाओं को बाहर छलकने नहीं देते, तब आप सिर्फ खुद को नहीं, सामने वाले को भी असहज कर देते हो, और वही असहजता आपके पक्ष में काम करती है। लेखक साफ कहते हैं, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज अ स्ट्रेटेजिक पॉज। अब इसका मतलब समझिए। खामोशी कमजोरी नहीं है, वो एक सोच समझकर लिया गया विराम है, जिसमें आप तय करते हो कि अगला कदम क्या होगा, न कि हालात तय करें कि आप क्या करोगे। पहले अध्याय में लेखक इंसानी स्वभाव की एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। इंसान को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाता है, वो है उसका तुरंत प्रतिक्रिया देना। गुस्सा आए तो बोल देना, डर लगे तो बचाव में बहाने बनाने लगना, खुशी में ज्यादा वादे कर देना। लेखक बताते हैं कि हर बार जब आप बिना सोचे रिएक्ट करते हो, आप अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हो। सामने वाला आपको जैसे चाहे वैसे नचा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि किस बटन को दबाना है। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर करें क्या? चुप ही रहें हर वक्त? नहीं यार, चुप रहना लक्ष्य नहीं है, नियंत्रित रहना लक्ष्य है। लेखक यहां एक बहुत जरूरी फ्रेमवर्क देते हैं। वो कहते हैं कि कंट्रोल की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं पर पकड़ बनानी होती है। वो एक सिंपल सा अभ्यास बताते हैं, लेकिन असर बहुत गहरा है। जब भी कोई बात आपको ट्रिगर करे, उस पल अपने आप से एक सवाल पूछोगर, मैं अभी कुछ न बोलूं तो क्या बिगड़ जाएगा? ज्यादातर मामलों में जवाब हो गा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप बोल दिए तो शायद बहुत कुछ बिगड़ जाए। यही छोटा सा सवाल आपको रिएक्शन से एक कदम पीछे खींच लाता है। लेखक उदाहरण देते हैं एक आम इंसान का, जो ऑफिस में काम करता है, बॉस का प्रेशर है, घर में जिम्मेदारियां हैं। मान लीजिए, बॉस मीटिंग में सबके सामने उसे नीचा दिखा देता है। पुराना वाला इंसान क्या करता? या तो चुपचाप अंदर ही अंदर टूट जाता, या फिर पलटकर कुछ बोल देता और मामला बिगड़ जाता। लेकिन यहां लेखक दिखाते हैं कि साइलेंट कंट्रोल वाला इंसान क्या करता है। वो उस पल कुछ नहीं बोलता, चेहरा शांत रखता है, नोट्स बनाता है और मीटिंग खत्म होने देता है। सामने वाले को लगता है कि शायद इसका असर नहीं हुआ, लेकिन असली खेल बाद में शुरू होता है। वो इंसान अपने काम की गुणवत्ता, समय और रणनीति से जवाब देता है। कुछ हफ्तों में वही बॉस महसूस करने लगता है कि जिसे उसने कमजोर समझा था, वही सबसे स्थिर और भरोसेमंद इंसान है। लेखक यहां एक और लाइन लिखते हैं जो दिल में उतर जाती है, द वन हु कंट्रोल्स हिज रिएक्शंस कंट्रोल्स द सिचुएशन। इसका मतलब सीधा है, हालात आपके हाथ में हों या न हों, आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। और जब आप प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर लेते हो, तो हालात खुद आपके पक्ष में झुकने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर कंट्रोल बाहर ढूंढते हैं, दूसरों को बदलना, सिस्टम को कोसना, समय को दोष देना। लेकिन असली ताकत अंदर है। पहले अध्याय में एक और बड़ी गलती पर बात की गई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो शांत रहेंगे तो लोग उन्हें हल्के में ले लेंगे। लेखक इसे भ्रम कहते हैं। वो समझाते हैं कि शांति और कमजोरी में फर्क होता है। कमजोर इंसान चुप रहता है क्योंकि वो डरता है। नियंत्रित इंसान चुप रहता है क्योंकि वो चुनता है। इस फर्क को दुनिया बहुत जल्दी पहचान लेती है। जब आपकी चुप्पी में आत्मविश्वास होता है, आंखों में डर नहीं होता, तब वो चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। अब यहां लेखक कुछ व्यावहारिक कदम भी देते हैं ताकि ये सिर्फ किताब की बात न रह जाए। पहला कदम है ट्रिगर की पहचान।
आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा कि कौन सी बातें आपको सबसे जल्दी रिएक्ट करने पर मजबूर करती हैं। अपमान, तुलना, अनदेखी। जैसे ही आप अपने ट्रिगर पहचान लेते हो, आप आधी लड़ाई जीत लेते हो। दूसरा कदम है देरी की आदत डालना। लेखक कहते हैं कि जवाब देने में देरी करना शक्ति है। तुरंत जवाब देने का मतलब है कि आप सामने वाले के एजेंडे पर खेल रहे हो। तीसरा कदम है शरीर की भाषा पर काम करना। भले आप चुप हों, लेकिन आपका शरीर बहुत कुछ कहता है। लेखक बताते हैं कि सीधा खड़ा होना, आंखों में स्थिरता रखना, हाथ पैरों की बेचैनी को कम करना, ये सब साइलेंट कंट्रोल का हिस्सा है। अगर आपका शरीर घबराया हुआ है तो आपकी चुप्पी भी कमजोर लगेगी, लेकिन अगर आपका शरीर शांत है तो बिना बोले भी आप प्रभाव छोड़ते हो। लेखक यह भी बताते हैं कि साइलेंट कंट्रोल का मतलब हर रिश्ते में दूरी बनाना नहीं है। कई लोग यह गलती करते हैं कि वो खुद को पूरी तरह बंद कर लेते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि यह रास्ता आपको अकेला बना सकता है। असली कला है कब चुप रहना है और कब बोलना है। जब बोलना हो तब सोच समझकर, कम शब्दों में, लेकिन साफ इरादे के साथ बोलना। वो कहते हैं कि शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा कि आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हो, कि आप अपनी बात नहीं रख पा रहे। लेकिन धीरे धीरे आपको दिखेगा कि लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं, क्योंकि अब जब आप बोलते हो तो वो शोर नहीं होता, वो वजनदार होता है। यही साइलेंट कंट्रोल की पहली जीत होती है। और यहीं पर लेखक आपको एक सवाल के साथ छोड़ देते हैं जो अंदर तक चुभता है। अगर आपकी जिंदगी में हर झगड़ा, हर तनाव, हर पछतावा आपके रिएक्शन की वजह से पैदा हुआ है, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप कुछ पल चुप रहकर अपनी ताकत वापस अपने हाथ में ले लें? अगले हिस्से में लेखक इसी खामोशी को रिश्तों, सत्ता और आत्मसम्मान में बदलने की गहराई में उतरने वाले हैं। अब जरा गहराई से समझते हैं कि यह खामोशी सिर्फ बाहर की नहीं होती, इसका असली मैदान हमारे अंदर होता है। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि जब तक इंसान अपने अंदर चल रहे शोर को शांत नहीं करता, तब तक बाहर की चुप्पी एक नकाब से ज्यादा कुछ नहीं होती। आप बाहर से शांत दिख सकते हो, लेकिन अंदर अगर डर, गुस्सा, ईर्ष्या या साबित करने की बेचैनी चल रही है, तो वो कभी न कभी बाहर आ ही जाएगी। और जैसे ही वो बाहर आई, आपका सारा साइलेंट कंट्रोल टूट जाता है। यहीं से लेखक आत्म नियंत्रण की असली परिभाषा समझाते हैं। एक बात बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग को ही अपना दुश्मन बना लेते हैं। कोई बात हुई नहीं, उससे पहले ही हम 100 बातें सोच लेते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? सबके सामने मुझे ही क्यों टोका? अब लोग क्या सोचेंगे? यही अंदर का शोर है। लेखक कहते हैं कि अगर आप इस शोर को पहचानना सीख लो, तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। वो एक बहुत साधारण लेकिन असरदार अभ्यास बताते हैं। जब भी आपके दिमाग में कोई तेज भावनात्मक विचार आए, उसे सच मानने से पहले एक लाइन अपने आप से कहो, यह सिर्फ एक सोच है, हकीकत नहीं। सुनने में हल्का लगता है, लेकिन यह लाइन दिमाग और भावना के बीच दूरी बना देती है। लेखक यहां एक अंग्रेजी पंक्ति लिखते हैं, यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर द वन ऑब्जर्विंग देम। इसका मतलब बड़ा सीधा है। आप अपनी भावनाएं नहीं हो, आप वो इंसान हो जो उन भावनाओं को देख सकता है। जैसे ही आप खुद को देखने वाले की जगह पर लाते हो, भावना की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। गुस्सा आता है, लेकिन आप उसमें बहते नहीं। डर आता है, लेकिन वो आपका मालिक नहीं बनता। यही साइलेंट कंट्रोल की नींव है। यहां लेखक एक बहुत आम लेकिन दर्दनाक उदाहरण लेते हैं। एक इंसान है जो घर में भी और काम पर भी खुद को कमजोर महसूस करता है। ऑफिस में लोग उसकी बात काट देते हैं, घर में उसकी सलाह को हल्के में लिया जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद उसमें ही कुछ कमी है। पहले वो या तो चुपचाप सब सहता था, या फिर अचानक फट पड़ता था। दोनों ही हालात में उसे पछतावा होता था। लेखक दिखाते हैं कि जब उसने अपने अंदर की बेचैनी को समझना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्या बोलने या न बोलने की नहीं थी। उसकी समस्या थी खुद को साबित करने की भूख। जैसे ही किसी ने उसे नजरअंदाज किया,
उसका अंदर का डर जाग जाता था। लेखक समझाते हैं कि साइलेंट कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आप अपनी बात छोड़ दो, बल्कि यह कि आप अपनी बात सही समय पर सही मानसिक स्थिति में रखो। वो कहते हैं कि जो इंसान खुद को साबित करने की जल्दी में होता है, वो अक्सर अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बाहर की मान्यता पर टिकी होती है। लेकिन जब आप अंदर से स्थिर होते हो, तब आपको हर बार प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां एक और बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आता है, निश्चितता की शक्ति। लेखक बताते हैं कि लोग सबसे ज्यादा तब असहज होते हैं जब उन्हें सामने वाले की अगली चाल समझ नहीं आती। अगर आप हर बार तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तो लोग आपको पढ़ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आपको कैसे उकसाना है, कैसे खुश करना है, कैसे डराना है। लेकिन जब आप शांत रहते हो, थोड़ा रुकते हो, तब आप अनिश्चित बन जाते हो, और यही अनिश्चितता आपको ताकत देती है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, प्रिडिक्टेबल पीपल आर इजी टू कंट्रोल। इसका मतलब समझिए, जो इंसान हमेशा एक ही तरह से रिएक्ट करता है, उसे संभालना आसान होता है। लेकिन जो इंसान सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है, उसे कोई आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए लेखक कहते हैं कि कभी कभी जानबूझकर देर से जवाब देना, कभी कम बोलना, कभी सिर्फ सुनना, ये सब रणनीति का हिस्सा है, कमजोरी का नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में अच्छा है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में करें कैसे? लेखक यहां कुछ बहुत जमीन से जुड़े तरीके बताते हैं। पहला तरीका है अपनी ऊर्जा बचाना। हर बहस, हर सफाई, हर जवाब जरूरी नहीं होता। जब आप हर छोटी बात पर अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हो, तो जब असली जरूरत आती है, तब आप थके हुए होते हो। लेखक कहते हैं कि अपनी ऊर्जा को चुनिंदा जगहों पर लगाओ, वहीं जहां उसका असर पड़े। दूसरा तरीका है खुद से ईमानदार रहना। कई बार हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, और फिर खुद को समझाते हैं कि हम तो साइलेंट कंट्रोल कर रहे हैं। लेखक इस आत्म धोखे से सावधान करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपकी चुप्पी डर से पैदा हो रही है, तो वो आपको कमजोर बनाएगी। लेकिन अगर आपकी चुप्पी समझ से आ रही है, तो वो आपको मजबूत बनाएगी। फर्क सिर्फ आपके अंदर के कारण का है। तीसरा तरीका है छोटी जीतों पर ध्यान देना। लेखक कहते हैं कि शुरुआत में आप हर स्थिति में सफल नहीं होंगे। कभी आप रिएक्ट कर जाओगे, कभी गुस्सा निकल जाएगा। इसमें खुद को दोष मत दो। हर बार जब आप पहले से थोड़ा बेहतर करते हो, वही आपकी जीत है। जैसे पहले आप तुरंत चिल्ला देते थे, अब आप चुप रहे। पहले आप पूरी रात सोचते रहते थे, अब आप जल्दी संभल गए। यही प्रगति है। लेखक यहां एक और गहरी बात कहते हैं, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। वो कहते हैं कि साइलेंट कंट्रोल आपको दूसरों पर नहीं, खुद पर प्रभुत्व देता है। और जब आप खुद पर काबू पा लेते हो, तब दूसरों पर असर अपने आप होने लगता है। लोग आपकी मौजूदगी में थोड़ा संभल कर बोलते हैं, आपकी बात को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप हर बात पर उछलने वाले इंसान नहीं हो। अंत में लेखक एक बहुत सच्ची चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि यह रास्ता अकेला भी लग सकता है। जब आप कम बोलने लगते हो, तो कुछ लोग सोचेंगे कि आप बदल गए हो। कुछ लोग आपको ठंडा, घमंडी या दूरी बनाने वाला कह सकते हैं। उस वक्त खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है, क्या मैं शोर में रहकर सबको खुश करना चाहता हूं, या शांति में रहकर खुद को मजबूत बनाना चाहता हूं? यही सवाल तय करेगा कि आप साइलेंट कंट्रोल की इस कला में आगे बढ़ोगे या वापस पुराने पैटर्न में फंस जाओगे। और यहीं पर अंदर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है, क्योंकि अगली परत में लेखक यह दिखाने वाले हैं कि यही खामोशी जब रिश्तों और सत्ता के खेल में उतरती है, तो कैसे पूरा समीकरण बदल देती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां यह खामोशी सिर्फ आपकी निजी लड़ाई नहीं रहती, बल्कि दूसरों के साथ आपके रिश्तों, बातचीत और ताकत के संतुलन को बदलने लगती है। लेखक यहां बहुत साफ करते हैं कि इंसान अकेले में जितना भी मजबूत हो जाए, असली परीक्षा तब होती है जब सामने दूसरा इंसान हो, उसकी अपेक्षाएं, उसका अहन, उसका डर और उसकी चालें। और यहीं साइलेंट कंट्रोल की कला सबसे ज्यादा काम आती है।
एक बात बताऊं, ज्यादातर लोग बातचीत को मुकाबला समझ लेते हैं। कौन ज्यादा बोलेगा, कौन ज्यादा समझदार दिखेगा, कौन आखिरी शब्द कहेगा। लेखक कहते हैं कि यही सबसे आम जाल है। जैसे ही आप बातचीत को जीत हार में बदलते हो, आप खुद को तनाव में डाल देते हो। आपका दिमाग सुनना बंद कर देता है और सिर्फ जवाब ढूंढने लगता है। ऐसे में आप सामने वाले के शब्द नहीं, अपनी बेचैनी सुन रहे होते हो। लेखक यहां एक अंग्रेजी पंक्ति लिखते हैं, दोज हु स्पीक टू मच रिवील टू मच। मतलब जो ज्यादा बोलता है वो अनजाने में अपने पत्ते खोल देता है। लेखक समझाते हैं कि खामोशी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो आपको देखने और समझने का समय देती है। जब आप कम बोलते हो तो सामने वाला ज्यादा बोलता है। वो अपने इरादे, अपने डर, अपनी सीमाएं खुद उजागर कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर बातचीत में चुप रहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक कहते हैं कि यह संतुलन का खेल है। बोलना भी जरूरी है, लेकिन सोच समझकर, नापकर और सही समय पर। यहां लेखक एक बहुत रिलेटेबल उदाहरण लाते हैं। मान लीजिए, परिवार में कोई रिश्तेदार है जो हर बात में आपको नीचा दिखाता है। पहले आप या तो गुस्से में जवाब देते थे, जिससे माहौल बिगड़ जाता था, या फिर अंदर ही अंदर कुटते रहते थे। लेखक बताते हैं कि साइलेंट कंट्रोल वाला इंसान क्या करता है। वो उस व्यक्ति को ध्यान से सुनता है, बिना चेहरे पर कोई तीखी प्रतिक्रिया लाए। कभी कभी बस हल्की सी मुस्कान या एक छोटा सा जवाब। कुछ समय बाद वही रिश्तेदार खुद असहज होने लगता है, क्योंकि उसे वो प्रतिक्रिया नहीं मिल रही जिसकी उसे आदत है, और धीरे धीरे उसकी धार कुंद पड़ने लगती है। लेखक यहां यह भी बताते हैं कि खामोशी एक दर्पण की तरह काम करती है। जब आप सामने वाले को तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो वो अपने शब्दों और व्यवहार को खुद देखना शुरू करता है। कई बार लोग आपको नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया को निशाना बना रहे होते हैं। जैसे ही प्रतिक्रिया गायब होती है, उनका खेल बिखरने लगता है। इस हिस्से में लेखक एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते, हैंकम बोलकर ज्यादा कहना। वो कहते हैं कि जब आप हर बात पर लंबा भाषण देते हो, तो आपकी बात का वजन कम हो जाता है। लेकिन जब आप कुछ चुने हुए शब्दों में, शांत स्वर में अपनी बात रखते हो, तो लोग उसे याद रखते हैं। लेखक एक लाइन लिखते हैं, पावर लाइज इन इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की किफायत में ही शक्ति छुपी होती है। अब बात आती है कामकाजी रिश्तों की, ऑफिस, बिजनेस या किसी भी प्रोफेशनल जगह पर। लेखक कहते हैं कि यहां साइलेंट कंट्रोल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां हर कोई कुछ न कुछ साबित करना चाहता है। मीटिंग्स में लोग बोलते चले जाते हैं, अक्सर बिना सोचे। लेखक सलाह देते हैं कि मीटिंग में कम बोलो, लेकिन ध्यान से सुनो। जब सब बोल चुके तभी अपनी बात रखो। अक्सर ऐसा होता है कि जब सब थक जाते हैं बोलकर, तब आपकी शांत और स्पष्ट बात सबसे ज्यादा असर करती है। लेखक एक और गहरी सच्चाई सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि लोग उस इंसान से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो खुद पर काबू रखता है, बजाय उसके जो हर भावना दिखा देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पत्थर बन जाओ, बल्कि यह कि आप तय करो कि क्या दिखाना है और क्या नहीं। आपकी भावनाएं आपकी हों, दुनिया के लिए तमाशा न बने। यहां लेखक एक साधारण लेकिन असरदार अभ्यास सुझाते हैं। अगली बार जब आप किसी बातचीत में हों और अंदर से कुछ बोलने का जोरदार मन करे, तो खुद से पूछो, क्या यह बोलना जरूरी है या सिर्फ हल्का होने के लिए बोल रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है, तो रुक जाओ। अक्सर यह रुकना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। लेखक यह भी मानते हैं कि यह सब करना आसान नहीं है। कई बार चुप रहना भारी लगता है। ऐसा लगता है कि आप खुद को दबा रहे हो, लेकिन वो याद दिलाते हैं कि दबाना और संभालना अलग चीजें हैं। जब आप खुद को संभालते हो, तो आप भविष्य के लिए जगह बना रहे होते हो। आप हालात को ठंडा होने देते हो, ताकि बाद में साफ दिमाग से फैसला ले सको। इस हिस्से में लेखक यह भी बताते हैं कि साइलेंट कंट्रोल का एक बड़ा फायदा यह है कि यह आपको भावनात्मक थकान से बचाता है। हर बहस, हर सफाई, हर टकराव आपकी ऊर्जा खा जाता है। जब आप चुनिंदा लड़ाइयां लड़ते हो,
तब आपके पास जरूरी मौकों के लिए ताकत बची रहती है। और यही समझदारी आपको दूसरों से अलग बनाती है। अंत के करीब लेखक एक और अंग्रेजी पंक्ति रखते हैं, साइलेंस गिव्स यू लीवरेज। इसका मतलब समझिए, खामोशी आपको बढ़त देती है। यह बढ़त शोर में नहीं दिखती, लेकिन समय के साथ इसके असर साफ होने लगते हैं। लोग आपकी उपस्थिति को गंभीरता से लेने लगते हैं। आपकी हां और ना दोनों की कीमत बढ़ जाती है। और यहीं पर यह हिस्सा एक हल्की बेचैनी छोड़ जाता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि आप चुप रह सकते हो या नहीं, बल्कि यह बन जाता है कि जब हालात सच में कठिन हों, जब सामने वाला आपकी सीमाएं परखे, तब क्या आप इस खामोशी को बनाए रख पाओगे। आगे की परतों में लेखक इसी परीक्षा की बात करने वाले हैं, जहां साइलेंट कंट्रोल सिर्फ आदत नहीं बल्कि चरित्र बन जाता है। अब बात उस जगह पहुंचती है जहां यह खामोशी सिर्फ बातचीत या रिश्तों की तकनीक नहीं रहती, बल्कि आपके चरित्र की परीक्षा बन जाती है। लेखक यहां कहते हैं कि असली साइलेंट कंट्रोल तब दिखता है जब हालात आपके खिलाफ हों, जब आप सही हों फिर भी आपको उकसाया जाए, जब आप मेहनत करें फिर भी श्रेय किसी और को मिले, जब आप शांत रहना चाहें लेकिन अंदर से सब कुछ चिल्ला रहा हो। यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और यहीं से कुछ लोग अलग खड़े हो जाते हैं। एक बात दिल से बताऊं, इंसान को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, और यह गुस्सा बिल्कुल जायज भी लगता है। लेखक इसे नकारते नहीं हैं, वो बस यह पूछते हैं कि उस गुस्से के साथ आप क्या करते हो। क्या आप उसे तुरंत बाहर फेंक देते हो या उसे थोड़ी देर अपने अंदर रखकर समझने की कोशिश करते हो। लेखक कहते हैं कि हर अन्याय आपको प्रतिक्रिया देने का लाइसेंस नहीं देता। कई बार प्रतिक्रिया देने से आप उस इंसान के खेल में फंस जाते हो जिसने जानबूझकर आपको उकसाया था। यहां लेखक एक बहुत तीखा लेकिन सच्चा सिद्धांत रखते हैं। वो कहते हैं कि ताकतवर इंसान वही नहीं होता जो चोट नहीं खाता, बल्कि वो होता है जो चोट खाकर भी अपना संतुलन नहीं खोता। लेखक एक अंग्रेजी पंक्ति लिखते हैं, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल पावर। इसका मतलब समझिए, अगर आप अपनी भावनाओं के गुलाम हो तो चाहे आपके पास कितनी भी बुद्धि, कितना भी अनुभव क्यों न हो, आप कमजोर ही रहोगे। लेकिन अगर आप भावनाओं को महसूस करके भी उनके हाथों नहीं बहते, तो आप धीरे धीरे ऐसी स्थिरता बना लेते हो जिसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। अब यहां लेखक सत्ता और प्रभाव की बात करते हैं, लेकिन बहुत जमीन से जुड़कर। वो कहते हैं कि हर जगह सत्ता होती है, घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, रिश्तों में। और ज्यादातर लोग सत्ता को दबाव, आवाज या डर से जोड़कर देखते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि सबसे टिकाऊ सत्ता उस इंसान के पास होती है जो खुद को नियंत्रित करता है, क्योंकि जो खुद पर काबू रखता है उसे कोई भी आसानी से मोड़ नहीं सकता। लेखक एक उदाहरण देते हैं, एक प्रोफेशनल माहौल का। एक टीम है जहां एक व्यक्ति लगातार दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो मीटिंग्स में दूसरों की गलती उछालता है, बॉस के सामने खुद को बड़ा दिखाता है। सामने वाला अगर भावनात्मक हो जाए तो वही चाहता है। लेकिन साइलेंट कंट्रोल वाला इंसान अलग रास्ता चुनता है। वो उस व्यक्ति को सीधे चुनौती नहीं देता, ना ही उसकी नकल करता है। वो अपने काम को बोलने देता है। वो तथ्यों के साथ सही समय पर सही जगह अपनी बात रखता है। धीरे धीरे माहौल खुद तय करने लगता है कि कौन भरोसेमंद है और कौन सिर्फ शोर मचा रहा है। लेखक यहां यह भी साफ करते हैं कि साइलेंट कंट्रोल का मतलब चालाकी या ठंडा खेल खेलना नहीं है। अगर आपके अंदर बदले की भावना है तो वो भी एक तरह की गुलामी ही है। आप तब भी सामने वाले के इशारों पर चल रहे हो। असली नियंत्रण तब आता है जब आप बदला नहीं, संतुलन चुनते हो। जब आपकी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। इस हिस्से में लेखक एक बहुत जरूरी अभ्यास बताते हैं जिसे वो पॉज प्रैक्टिस कहते हैं। जब भी आपको लगे कि आप कुछ ऐसा कहने वाले हो जिसका पछतावा बाद में हो सकता है, तो खुद को कुछ सेकंड दो। गहरी सांस लो, कंधों को ढीला करो और मन ही मन पूछो, अगर मैं अभी कुछ न बोलूं
तो क्या मेरा मूल्य कम हो जाएगा? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और यही जवाब आपको रुकने की ताकत देगा। लेखक यह भी बताते हैं कि समाज अक्सर शोर करने वालों को जल्दी नोटिस करता है, लेकिन लंबे समय तक वो उन्हीं लोगों पर भरोसा करता है जो स्थिर रहते हैं, जो हर हाल में अपना संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसे लोग कम दिखते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब वही सबसे आगे होते हैं, क्योंकि उन पर भरोसा किया जा सकता है। यहां एक और गहरी बात आती है, अपमान को निजी न लेना। लेख कहते हैं कि ज्यादातर अपमान हमारे बारे में कम और सामने वाले के अंदर की हालत के बारे में ज्यादा बताते हैं। जब आप हर अपमान को अपनी पहचान से जोड़ लेते हो तो आप खुद को कमजोर कर लेते हो। लेकिन जब आप यह समझ लेते हो कि यह सामने वाले की अस्थिरता का परिणाम है, तब आप उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। लेखक एक लाइन लिखते हैं, डू नॉट ड्रिंक द पॉइजन होपिंग इट विल हर्ट द अदर पर्सन। इसका मतलब बहुत सीधा है। गुस्सा, कड़वाहट और बदले की भावना वो जहर है जिसे पीकर आप उम्मीद करते हो कि सामने वाला मर जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। नुकसान आपको होता है। साइलेंट कंट्रोल का रास्ता इस जहर को पहचान कर उसे अंदर न जाने देने का रास्ता है। इस हिस्से में लेखक यह भी बताते हैं कि साइलेंट कंट्रोल आपको हर हाल में जीत दिलाने का वादा नहीं करता। कभी कभी आप हार भी सकते हो, लेकिन वो हार आपको तोड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने खुद को खोया नहीं होगा। आपने अपनी गरिमा, अपनी शांति और अपनी समझ को बचाकर रखा होगा, और लंबे समय में यही चीजें आपको आगे ले जाती हैं। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, आपको एहसास होने लगता है कि आप अब हर किसी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हो। आपकी खामोशी अब डर से नहीं, चुनाव से आ रही है, और यही चुनाव आपको अंदर से मजबूत बनाता है। यहीं पर यह हिस्सा एक भारी लेकिन साफ एहसास छोड़ता है। अगर आपने इस रास्ते को सच में पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी में शोर कम होगा, लेकिन आपकी मौजूदगी का असर बढ़ेगा। और आगे लेखक उसी असर की बात करने वाले हैं। जब साइलेंट कंट्रोल आदत से आगे बढ़कर आपकी पहचान बन जाता है, तब दुनिया आपके साथ अलग तरह से पेश आने लगती है। अब यह खामोशी सिर्फ बचाव का तरीका नहीं रहती, यह धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगती है। लेखक यहीं एक बहुत सूक्ष्म लेकिन ताकतवर बदलाव की बात करते हैं। शुरुआत में आप चुप इसलिए रहते हो ताकि नुकसान न हो, ताकि हालात न बिगड़े। लेकिन कुछ समय बाद आप चुप इसलिए रहते हो क्योंकि आपको अब हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। और यही वो पल होता है जहां साइलेंट कंट्रोल अंदर से बाहर की ओर बहने लगता है। एक बात बताऊं, इंसान की सबसे बड़ी थकान बाहरी मेहनत से नहीं, अंदर की बेचैनी से आती है। हर बात पर सोचना, हर नजर का मतलब निकालना, हर शब्द का जवाब ढूंढना, यही चीज इंसान को खोखला करती है। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे आप साइलेंट कंट्रोल का अभ्यास करते हो, ये अंदर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि अब आप हर चीज को निजी हमला नहीं मानते। आप समझने लगते हो कि हर परिस्थिति को संभालना जरूरी नहीं होता। लेखक यहां एक बहुत मानवीय सच बताते हैं। वो कहते हैं कि लोग आपकी सीमाओं का परीक्षण करेंगे, खासकर तब जब उन्हें लगेगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप तुरंत रिएक्ट कर जाते थे, अब नहीं करते। पहले आप सफाई देते थे, अब नहीं देते। तो कुछ लोग जानबूझकर आपको उकसाएंगे, सिर्फ यह देखने के लिए कि आप अब भी वही हो या नहीं। और यही असली परीक्षा होती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप उस उकसावे में फंस गए तो आप फिर पुराने चक्र में लौट जाओगे, लेकिन अगर आप स्थिर रहे तो सामने वाला धीरे धीरे पीछे हटने लगेगा। यहां लेखक एक अंग्रेजी पंक्ति लिखते हैं, When you stop reacting, people lose their power over you। इसका मतलब बड़ा साफ है, आपकी प्रतिक्रिया ही दूसरों की ताकत होती है। जैसे ही प्रतिक्रिया हटती है, उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि खुद असहज महसूस कर रहे होते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि साइलेंट कंट्रोल का एक साइड इफेक्ट है, आपका दायरा बदलने लगता है। कुछ लोग आपके करीब आते हैं क्योंकि उन्हें आपकी स्थिरता सुरक्षित लगती है।
और कुछ लोग दूर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें आपके भीतर से मिलने वाला ड्रामा अब नहीं मिलता। लेखक कहते हैं कि इस बदलाव से डरना नहीं चाहिए। यह छंटनी जरूरी है। हर रिश्ता शोर पर नहीं टिक सकता। कुछ रिश्ते शांति की मांग करते हैं। अब यहां लेखक आत्म सम्मान की बात करते हैं, लेकिन बहुत अलग नजरिए से। वो कहते हैं कि आत्म सम्मान का मतलब खुद को ऊंचा दिखाना नहीं है, बल्कि खुद को खोने से बचाना है। जब आप हर जगह अपनी इज्जत के लिए लड़ते हो, तो आप असल में बता रहे होते हो कि आपकी इज्जत दूसरों के हाथ में है। लेकिन जब आप शांत रहते हो और अपनी सीमाएं साफ रखते हो, तो बिना लड़े ही आप बहुत कुछ कह देते हो। लेखक एक साधारण लेकिन गहरा अभ्यास बताते हैं। वो कहते हैं कि दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने कहां बिना जरूरत प्रतिक्रिया दी। और फिर यह भी पूछो, अगर मैं वहां थोड़ा रुक जाता तो क्या बदल जाता। यह अभ्यास आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक बनाने के लिए है। धीरे धीरे आप पैटर्न देखने लगते हो, और जैसे ही पैटर्न दिखने लगते हैं, बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। इस हिस्से में लेखक यह भी स्वीकार करते हैं कि कभी कभी चुप रहना भारी पड़ता है। ऐसा लगता है कि आप हार मान रहे हो, लेकिन वो याद दिलाते हैं कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां सिर्फ यह साबित करने आती हैं कि आप अब पुराने इंसान नहीं रहे, और जब आप उन्हें बिना लड़े छोड़ देते हो, तो वही आपकी जीत होती है। लेखक यहां एक और तीखी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि साइलेंट कंट्रोल आपको बेहतर इंसान नहीं, बल्कि ज्यादा साफ इंसान बनाता है। साफ इस मायने में कि अब आपको पता होता है कि आपकी ऊर्जा कहां जानी चाहिए और कहां नहीं। आप हर जगह अपनी भावनाएं बिखेरते नहीं घूमते, आप चुनते हो। धीरे धीरे आप नोटिस करने लगते हो कि लोग आपकी मौजूदगी में थोड़ा रुककर बोलते हैं। आपकी हां और ना दोनों को गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि अब वो जानते हैं कि आप हल्के में कुछ नहीं कहते। यह असर आप जोर लगाकर नहीं बनाते, यह अपने आप बनता है। अंत में लेखक एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि साइलेंट कंट्रोल का अंतिम लक्ष्य दुनिया को बदलना नहीं है। उसका लक्ष्य है आपको इतना स्थिर बना देना कि दुनिया का शोर आपको हिला न सके। जब आप उस जगह पहुंच जाते हो, तब जीत, हार, तारीफ, आलोचना सब अपना असर खो देते हैं। आप बहते नहीं, आप खड़े रहते हो। और यहीं यह एहसास जन्म लेता है कि यह सफर अभी आधा ही तय हुआ है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप खामोश रह सकते हो या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप इस खामोशी को तब भी निभा पाओगे जब दांव और ऊंचे होंगे, जब नुकसान बड़ा होगा, और जब सब कुछ आपको पुरानी आदतों की ओर खींचेगा। आगे लेखक इसी ऊंचाई की बात करने वाले हैं। अब कहानी उस स्तर पर पहुंचती है जहां दांव सच में बड़े हो जाते हैं। अब बात सिर्फ रोजमर्रा की नोकझोंक, ऑफिस की मीटिंग या रिश्तेदारों की तानों की नहीं रहती। यहां बात होती है नुकसान की, असली जोखिम की, उस डर की जो आपको रात में जगाए रखता है। लेखक कहते हैं कि साइलेंट कंट्रोल की असली परीक्षा वहीं होती है जहां आपके पास खोने के लिए कुछ होता है। पैसा, इज्जत, पद या कोई रिश्ता। जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तब शांत रहना सबसे मुश्किल होता है। एक बात दिल से पूछो, जब कुछ बड़ा हाथ से निकलता हुआ दिखता है, तब आपका शरीर क्या करता है? दिल तेज धड़कता है, सांस उखड़ने लगती है, दिमाग तुरंत सबसे बुरे नतीजे गढ़ने लगता है। लेखक कहते हैं कि यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग अपने सालों की समझ 1 मिनट में उड़ा देते हैं, क्योंकि डर उन्हें सोचने नहीं देता, सिर्फ प्रतिक्रिया करने देता है, और प्रतिक्रिया अक्सर गलत होती है। लेखक यहां एक बहुत साफ सिद्धांत रखते हैं। वो कहते हैं कि डर आपको झूठी तात्कालिकता देता है। ऐसा लगता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं, ठहराव में बेहतर होते हैं। लेखक एक अंग्रेजी पंक्ति लिखते हैं, अर्जेंसी इज ऑफन एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय फियर। इसका मतलब यह कि डर आपको महसूस कराता है कि समय बहुत कम है, जबकि असल में आपको सिर्फ थोड़ा रुकने की जरूरत होती है। यहां लेखक एक बहुत आम लेकिन गहरी स्थिति का जिक्र करते हैं।
मान लो किसी इंसान की नौकरी खतरे में है, बॉस नाराज है, माहौल खराब है। पुराने पैटर्न वाला इंसान या तो गिड़गिड़ाने लगता है या फिर गुस्से में इस्तीफा फेंक देता है। दोनों ही स्थितियों में वो अपना कंट्रोल खो देता है। लेकिन साइलेंट कंट्रोल वाला इंसान पहले खुद को संभालता है। वो हालात का आकलन करता है। वो पूछता है, क्या यह सच में अंत है या सिर्फ एक कठिन दौर। वह बिना शोर किए अपने विकल्प तैयार करता है, और जब बोलता है तो डर से नहीं, स्पष्टता से बोलता है। लेखक यहां बताते हैं कि साइलेंट कंट्रोल का एक बड़ा फायदा यह है कि यह आपको विकल्प देता है। जो इंसान भावनाओं में बहता है, उसके पास विकल्प नहीं होते। वो या तो भागता है या लड़ता है। लेकिन जो इंसान शांत रहता है, वो तीसरा रास्ता देख पाता है। और जिंदगी में असली ताकत उसी तीसरे रास्ते में होती है, जो ज्यादातर लोगों को दिखता ही नहीं। इस हिस्से में लेखक भावनात्मक दूरी की बात करते हैं, लेकिन गलत समझ में आने वाले तरीके से नहीं। वो कहते हैं कि दूरी का मतलब ठंडा हो जाना नहीं है। दूरी का मतलब है अपने दर्द को इतना पास न आने देना कि वो आपकी समझ को ढक ले। जब आप किसी स्थिति से थोड़ी दूरी बनाते हो, तब आप उसे ऊपर से देख पाते हो, और ऊपर से देखने पर चीजें अक्सर उतनी डरावनी नहीं लगती जितनी अंदर फंसकर लगती हैं। लेखक एक अभ्यास बताते हैं जो मुश्किल समय में बहुत काम आता है। जब भी लगे कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, खुद से यह सवाल पूछोगर, मैं इस पर अभी प्रतिक्रिया न दूं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। और फिर दूसरा सवाल, अगर मैं गलत प्रतिक्रिया दे दूं तो क्या हो सकता है। अक्सर दूसरा जवाब ज्यादा डरावना निकलता है। यही तुलना आपको रुकने में मदद करती है। यहां लेखक यह भी बताते हैं कि साइलेंट कंट्रोल आपको कठोर नहीं बनाता, बल्कि सहनशील बनाता है। सहनशीलता का मतलब दर्द सहना नहीं, बल्कि दर्द के साथ समझ बनाए रखना है। आप दुखी हो सकते हो, आप डर सकते हो, लेकिन आप टूटते नहीं हो। आप फैसले लेने की हालत में रहते हो। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं। वो बताते हैं कि बड़े संकट अक्सर असली चेहरा दिखाते हैं, दूसरों का भी और आपका भी। कुछ लोग शोर मचाते हैं, कुछ लोग दोष ढूंढते हैं, और कुछ लोग चुपचाप हालात को संभालते हैं। समय के साथ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो तीसरे समूह में होते हैं, क्योंकि संकट गुजर जाता है, लेकिन उसमें दिखाया गया चरित्र याद रह जाता है। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, इन कैओस द काम माइंड राइजेस। इसका मतलब है कि अफरातफरी में वही दिमाग ऊपर उठता है जो शांत रहता है। लेखक कहते हैं कि लोग संकट के समय नेतृत्व ढूंढते हैं, और नेतृत्व अक्सर सबसे शांत चेहरे में दिखता है, न कि सबसे ऊंची आवाज में। इस हिस्से में यह भी साफ किया जाता है कि साइलेंट कंट्रोल आपको भावनाओं से मुक्त नहीं करता। आप अब भी डरते हो, आप अब भी दुखी होते हो। फर्क बस इतना है कि अब ये भावनाएं आपको खींचकर फैसले नहीं करवाती। आप उन्हें महसूस करते हो, लेकिन उनका बोझ लेकर नहीं चलते। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, आपको एहसास होता है कि असली सुरक्षा बाहर नहीं, आपके भीतर बन रही है। हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है, तो आप पूरी तरह असहाय नहीं हो। और यहीं पर एक नई बेचैनी जन्म लेती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं बचता कि आप शांत रह सकते हो या नहीं। सवाल यह बन जाता है कि जब सफलता आएगी, जब लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, तब क्या आप इस संतुलन को बनाए रख पाओगे। क्योंकि आगे लेखक उसी खतरे की बात करने वाले हैं, वो खतरा जो हार से नहीं, जीत से पैदा होता है। अब कहानी एक अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि लेखक कहते हैं कि साइलेंट कंट्रोल की सबसे खतरनाक परीक्षा हार में नहीं, जीत में होती है। हार आपको तोड़ सकती है, यह सब जानते हैं, लेकिन जीत आपको अंधा भी कर सकती है। और ज्यादातर लोग इसी अंधेपन में अपना संतुलन खो बैठते हैं। जब चीजें आपके पक्ष में जाने लगती हैं, जब लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, जब आपके फैसलों का असर दिखने लगता है, तब अंदर एक बहुत सूक्ष्म आवाज उठती है। वही आवाज कहती है, देखा, मैं सही था। एक बात बताऊं, यही आवाज सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह जोर से नहीं बोलती, यह धीरे धीरे आपको बदलती है।
लेखक कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी जीत को अपनी पहचान बना लेते हो, साइलेंट कंट्रोल टूटने लगता है। अब आप शांत इसलिए नहीं रहते क्योंकि आप स्थिर हो, बल्कि इसलिए रहते हो क्योंकि आप खुद को ऊंचा समझने लगते हो। और यह फर्क बहुत महीन होता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। लेखक यहां एक अंग्रेजी पंक्ति लिखते हैं, सक्सेस फीड्स द ईगो फास्टर देन फेलियर ब्रेक्स इट। इसका मतलब यह कि असफलता आपको धीरे धीरे सिखाती है, लेकिन सफलता आपका अहंकार बहुत तेजी से बढ़ा देती है। और जब अहंकार बढ़ता है तो सुनने की क्षमता घटने लगती है। आप मानने लगते हो कि अब आपको सब पता है। और यही वो पल होता है जहां आप दोबारा नियंत्रण खोने लगते हो, बस इस बार अलग तरीके से। यहां लेखक एक बहुत आम दृश्य दिखाते हैं। एक इंसान जिसने खुद पर काम किया, शांत रहना सीखा और धीरे धीरे ऑफिस में, रिश्तों में उसकी पकड़ बनने लगी। लोग अब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। पहले जहां उसे अनदेखा किया जाता था, अब उसकी राय मांगी जाती है। शुरुआत में वो वही स्थिर इंसान रहता है, लेकिन समय के साथ वो ज्यादा बोलने लगता है, ज्यादा समझाने लगता है, ज्यादा निर्देश देने लगता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिम्मेदारी है सबको सही रास्ता दिखाना। और यहीं से साइलेंट कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है। लेखक कहते हैं कि असली साइलेंट कंट्रोल का मतलब है जीत में भी वैसा ही रहना जैसा हार में थे, शांत, सतर्क और सीखने के लिए खुला हुआ। जैसे ही आप खुद को दूसरों से ऊपर मानने लगते हो, आपकी खामोशी शुद्ध नहीं रहती, उसमें अहंकार की मिलावट हो जाती है। और अहंकार सबसे पहले आपको अंधा करता है। इस हिस्से में लेखक विनम्रता की बात करते हैं, लेकिन पारंपरिक उपदेश की तरह नहीं। वो कहते हैं कि विनम्रता का मतलब खुद को छोटा दिखाना नहीं है। विनम्रता का मतलब है यह याद रखना कि आपकी समझ अभी भी अधूरी है, कि हालात बदल सकते हैं, कि जो आज काम कर रहा है वो कल न भी करे। यह याद आपको स्थिर रखती है। लेखक एक छोटा सा अभ्यास बताते हैं। हर जीत के बाद खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, इसमें मेरी काबिलियत के अलावा और किन चीजों का योगदान था? दूसरा, अगर यही हालात किसी और के साथ होते तो क्या नतीजा अलग हो सकता था? और तीसरा, इस जीत ने मुझे क्या सिखाया, न कि क्या साबित किया? ये सवाल आपको जमीन से जुड़ा रखते हैं। यहां लेखक यह भी बताते हैं कि जीत के साथ एक और खतरा आता है, बोलने की लत। जब लोग सुनते हैं तो बोलना अच्छा लगता है। आपकी बातें नोट की जाती हैं, आपकी सलाह मानी जाती है। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि ज्यादा बोलना धीरे धीरे आपकी धार कुंद कर देता है। आपकी बातों का वजन इसलिए होता है क्योंकि आप कम बोलते हो। जैसे ही आप हर बात पर राय देने लगते हो, वही वजन कम होने लगता है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, द मोमेंट यू एंजॉय हियरिंग योर सेल्फ टू मच, यू लूज योर एज। इसका मतलब साफ है, जब आपको अपनी आवाज बहुत पसंद आने लगती है, उसी पल आपकी धार कम होने लगती है। साइलेंट कंट्रोल का मतलब है सफलता में भी अपने शब्दों की किफायत बनाए रखना। यहां एक और गहरी बात सामने आती है। लेखक कहते हैं कि लोग आपकी सफलता से ज्यादा आपके व्यवहार को याद रखते हैं। अगर आपकी सफलता के साथ आपका अहंकार भी बढ़ गया, तो लोग अंदर ही अंदर आपसे दूरी बनाने लगते हैं। वो बाहर से सम्मान दिखा सकते हैं, लेकिन भरोसा धीरे धीरे घटने लगता है। और भरोसा एक बार टूटा तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि असली शक्ति तब दिखती है जब आप जीत के बाद भी दूसरों को स्पेस देते हो, जब आप हर निर्णय अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करते, जब आप सुनते रहते हो भले ही लोग अब आपकी सुनते हो। यही संतुलन आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। जैसे जैसे यह समझ बैठती जाती है, आपको एहसास होता है कि साइलेंट कंट्रोल एक मंजिल नहीं, एक अभ्यास है, रोज का, हर स्थिति में, हार में भी और जीत में भी। क्योंकि दोनों ही आपको बहका सकते हैं, बस अलग अलग रास्तों से। और यहीं पर एक नया सवाल सामने आता है। अगर साइलेंट कंट्रोल इतना गहरा अभ्यास है, तो क्या इसे नकली तौर पर अपनाया जा सकता है? क्या लोग इसका इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के लिए कर सकते हैं? आगे लेखक इसी अंधेरे कोने में उतरने वाले हैं,
जहां खामोशी ताकत भी है और खतरा भी। अब लेखक उस जगह ले जाते हैं जहां साइलेंट कंट्रोल का सबसे असहज पहलू सामने आता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि यह कला काम करती है या नहीं। सवाल यह होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। लेखक साफ कहते हैं, हर ताकत की तरह खामोशी भी दोधारी तलवार है। वही तकनीक जो आपको स्थिर और समझदार बना सकती है, अगर गलत इरादे से इस्तेमाल की जाए तो दूसरों को भ्रमित करने, दबाने और नियंत्रित करने का हथियार भी बन सकती है। एक बात दिल से समझिए, लेखक यहां कोई डर फैलाने की कोशिश नहीं करते, वो बस सच दिखाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर कम बोलते हैं ताकि सामने वाला असहज हो जाए। वो खामोशी को समझदारी नहीं, चाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और समस्या यह है कि बाहर से देखने पर यह असली साइलेंट कंट्रोल जैसा ही लगता है। फर्क बहुत महीन होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग। लेखक यहां एक अंग्रेजी पंक्ति लिखते हैं, साइलेंस विदाउट इंटेग्रिटी बिकम्स मैनिपुलेशन। मतलब अगर खामोशी में ईमानदारी नहीं है तो वह नियंत्रण नहीं, चालबाजी बन जाती है। अब इसका मतलब समझिए, जब आप शांत रहते हो ताकि हालात को समझ सको, सही फैसला ले सको, तो वो साइलेंट कंट्रोल है। लेकिन जब आप शांत रहते हो ताकि सामने वाला डर जाए, उलझ जाए, खुद को छोटा महसूस करे, तो वो मनोवैज्ञानिक खेल है। यहां लेखक एक बहुत आम लेकिन अनदेखी स्थिति का जिक्र करते हैं। किसी रिश्ते में एक इंसान जानबूझकर चुप्पी साध लेता है, सवालों का जवाब नहीं देता, भावनाओं पर बात नहीं करता, सामने वाले को अधर में छोड़ देता है। बाहर से लगता है कि वो बहुत शांत और मैच्योर है, लेकिन अंदर से वो सामने वाले को असुरक्षित महसूस करा रहा होता है। लेखक कहते हैं कि यह साइलेंट कंट्रोल नहीं, साइलेंट पनिशमेंट है, और इसका असर लंबे समय में बहुत नुकसानदेह होता है, दोनों के लिए। लेखक यहां एक बहुत जरूरी फर्क सिखाते हैं। वो कहते हैं कि साइलेंट कंट्रोल में स्पष्टता होती है, जबकि चालाक खामोशी में अस्पष्टता होती है। नियंत्रित इंसान चुप रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर साफ बोलता है। चालाक इंसान चुप रहता है ताकि कभी साफ बोलना ही न पड़े। यही पहचान है। एक बात बताऊं, अगर आपकी खामोशी सामने वाले को बेहतर इंसान बना रही है तो आप सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर आपकी खामोशी सामने वाले को डरा रही है, उलझा रही है, या खुद पर शक करने पर मजबूर कर रही है, तो कहीं न कहीं आप भी उसी खेल का हिस्सा बन रहे हो जिससे बचने निकले थे। लेखक यहां आत्म परीक्षण का एक बहुत ईमानदार तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप चुप रहने का फैसला करो, खुद से यह सवाल पूछो, मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि मुझे अभी समझने की जरूरत है, या इसलिए कि सामने वाला बेचैन हो जाए। यह सवाल कठोर है, क्योंकि इसका जवाब हमेशा अच्छा नहीं निकलता, लेकिन यही सवाल आपको अपनी ही खामोशी से डरने नहीं देगा। इस हिस्से में लेखक यह भी बताते हैं कि कुछ लोग साइलेंट कंट्रोल को रहस्यमय बनने के लिए अपनाते हैं। कम बोलो, गहरी नजर रखो और खुद को बहुत गूढ़ दिखाओ। लेखक इसे भी एक जाल मानते हैं, क्योंकि जब आप जानबूझकर रहस्य बनते हो तो आप सच्चाई से दूर होने लगते हो, और सच्चाई से दूर जाकर कोई भी शक्ति टिकाऊ नहीं होती। लेखक एक और पंक्ति लिखते हैं, ट्रू पावर डज नॉट नीड मिस्ट्री, इट नीड्स क्लैरिटी। इसका मतलब यह कि असली ताकत को रहस्यमय होने की जरूरत नहीं होती, वो साफ होती है, स्थिर होती है। उसे साबित करने या डर पैदा करने की जरूरत नहीं होती। यहां लेखक यह भी बताते हैं कि अगर आप साइलेंट कंट्रोल को सही तरीके से अपना रहे हो तो आपके रिश्ते समय के साथ साफ होते जाएंगे, उलझेंगे नहीं। लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करेंगे, असमंजस में नहीं। आपकी चुप्पी उन्हें सोचने की जगह देगी, डरने की नहीं। एक बहुत गहरी बात यहां आती है। लेखक कहते हैं कि कभी कभी आपको बोलना ही पड़ेगा, भले ही आप शांत रहना जानते हो, क्योंकि खामोशी तब गलत हो जाती है जब वो सच्चाई को दबाने लगे। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, अगर आपकी चुप्पी किसी और को नुकसान पहुंचा रही है, तो वह साइलेंट कंट्रोल नहीं, कायरता बन जाती है। और लेखक इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में रखते हैं। इस हिस्से के अंत में लेखक
आपको एक दर्पण थमाते हैं। वो कहते हैं कि यह कला जितनी बाहर की है उतनी ही भीतर की परीक्षा भी है। आप इसे अपने अहंकार के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या अपनी स्पष्टता के लिए। चुनाव आपका है, और यह चुनाव रोज होता है, हर स्थिति में। यहीं पर मन में एक नई बेचैनी पैदा होती है। अगर साइलेंट कंट्रोल इतना नाजुक संतुलन है, अगर एक कदम इधर उधर होने पर यह ताकत से जहर बन सकता है, तो इंसान कैसे सुनिश्चित करे कि वह सही रास्ते पर ही चल रहा है। आगे लेखक उसी आंतरिक कंपास की बात करने वाले हैं जो आपको इस खामोशी में भी सही दिशा दिखाए। अब लेखक उस आंतरिक कंपास की बात करते हैं जिसकी कमी में साइलेंट कंट्रोल भी भटक सकता है। वो कहते हैं कि बाहरी नियम, तकनीकें और अभ्यास तब तक अधूरे हैं जब तक आपके भीतर एक साफ नैतिक दिशा न हो। क्योंकि जब हालात जटिल होते हैं, जब सही और गलत की रेखा धुंधली पड़ जाती है, तब तकनीक नहीं, आपका चरित्र फैसला करता है कि आप खामोशी का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो। एक बात बताऊं, ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि सही गलत हमेशा साफ दिखता है। लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि असल जिंदगी में सही गलत अक्सर सुविधा और लाभ के साथ घुल मिल जाता है। आपको लगेगा कि चुप रहना आसान है, बोलना जोखिम भरा है, और कई बार यह भी लगेगा कि चुप रहकर आप खुद को बचा रहे हो। लेकिन लेखक यही पूछते हैं, क्या आप खुद को बचा रहे हो या अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। लेखक एक अंग्रेजी पंक्ति लिखते हैं, योर साइलेंस मस्ट आंसर टू योर कॉन्शियंस। इसका मतलब समझिए, आपकी खामोशी को आपके विवेक के सामने जवाबदेह होना चाहिए। अगर रात को सोते वक्त आपको अपने फैसले सही लगते हैं, तब आप सही दिशा में हो। लेकिन अगर चुप्पी के बाद मन भारी है, तो समझ लो कि कहीं न कहीं कंपास गड़बड़ा गया है। यहां लेखक एक बहुत आम स्थिति दिखाते हैं। मान लीजिए किसी टीम में गलत काम हो रहा है, सब जानते हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा। आप भी साइलेंट कंट्रोल सीख चुके हो। अब आपके पास एक बहाना है, मैं तो शांत रहना चुन रहा हूं। लेखक कहते हैं कि यहीं पर असली परीक्षा होती है। अगर आपकी चुप्पी सिर्फ आपको सुरक्षित रख रही है और किसी और को नुकसान पहुंचा रही है, तो वह नियंत्रण नहीं, पलायन है। साइलेंट कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आप हर कीमत पर खुद को बचाओ, बल्कि यह कि आप सही समय पर सही तरीके से खड़े हो सको। लेखक यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया और नैतिक प्रतिक्रिया का फर्क। भावनात्मक प्रतिक्रिया गुस्से से आती है, जल्दबाजी से आती है। नैतिक प्रतिक्रिया सोच से आती है, जिम्मेदारी से आती है। साइलेंट कंट्रोल आपको पहली से बचाता है ताकि आप दूसरी को चुन सको। आप तुरंत नहीं बोलते ताकि जब बोलो तो सही बात सही ढंग से सही जगह पर रख सको। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं और नुकसान हो जाए तो। लेखक इस डर को भी स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि हर सही कदम सुरक्षित नहीं होता, लेकिन हर सुरक्षित कदम सही भी नहीं होता। साइलेंट कंट्रोल आपको साहस देता है कि आप डर के बावजूद स्पष्ट रह सको, क्योंकि अब आप भावनाओं से नहीं, मूल्यों से चल रहे हो। इस हिस्से में लेखक आत्म विश्वास की एक अलग परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि आत्म विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही हो। आत्म विश्वास का मतलब है कि अगर आप गलत भी साबित हो जाओ तो आप टूटोगे नहीं। आप सुनोगे, सीखोगे और जरूरत पड़ी तो अपनी चुप्पी भी तोड़ दोगे। यह लचीलापन साइलेंट कंट्रोल का ही हिस्सा है। लेखक एक और पंक्ति रखते हैं, क्लैरिटी इज लाउडर देन नॉइज, यानी स्पष्टता शोर से ज्यादा ऊंची होती है। जब आपकी बात स्पष्ट होती है, तब आपको उसे ऊंची आवाज में कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग उसे महसूस करते हैं। लेकिन यह स्पष्टता तभी आती है जब अंदर का कंपास ठीक दिशा में हो। यहां लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं जो बहुत निजी है। वो कहते हैं कि किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या यह फैसला डर से निकल रहा है या समझ से? दूसरा, अगर कोई मेरा यह फैसला देख रहा हो जिसे मैं सम्मान देता हूं, तो क्या मैं सहज रहूंगा? और तीसरा, क्या मैं इस फैसले के साथ रह पाऊंगा, चाहे इसका नतीजा मेरे खिलाफ क्यों न जाए? अगर इन तीनों का जवाब हां है, तो आप सही दिशा में हो। लेखक यह भी बताते हैं कि जैसे
जैसे आपका आंतरिक कंपास मजबूत होता है, आपकी खामोशी और आपकी आवाज दोनों में वजन आने लगता है। लोग आपको सिर्फ इसलिए नहीं सुनते कि आप कम बोलते हो, बल्कि इसलिए सुनते हैं कि जब आप बोलते हो तो आप किसी एजेंडे से नहीं, किसी मूल्य से बोलते हो। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि साइलेंट कंट्रोल अब सिर्फ रणनीति नहीं रही, यह आपकी नैतिक रीढ़ बन चुकी है। आप जानते हो कब रुकना है और कब खड़ा होना है, कब चुप रहना है और कब साफ बोलना है। और यह समझ किसी किताब की लाइन से नहीं, रोज के छोटे फैसलों से बनती है। यहीं पर यह हिस्सा एक गहरी शांति छोड़ जाता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सवाल यह बन जाता है कि आप खुद के साथ ईमानदार हो या नहीं। और आगे लेखक उसी शांति की बात करने वाले हैं, वो शांति जो बाहर की जीत से नहीं, भीतर की सच्चाई से आती है। अब लेखक उस शांति की बात करते हैं जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की साफगोई से जन्म लेती है। वो कहते हैं कि जब इंसान सही और गलत के बीच खुद के लिए एक स्पष्ट रेखा खींच लेता है, तब जिंदगी की गति बदल जाती है। चीजें आसान नहीं होती, लेकिन स्पष्ट हो जाती हैं। और स्पष्टता शोर नहीं करती, वो बस स्थिर रहती है। एक बात दिल से समझिए, ज्यादातर लोग शांति को हालात से जोड़ते हैं। सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मन शांत होगा। लेखक इस सोच को उल्टा रखते हैं। वो कहते हैं कि जब आपका मन शांत होता है, तभी आप हालात को ठीक करने लायक बनते हो, वरना आप हर समस्या को अपनी बेचैनी से और बड़ा बना देते हो। यहां लेखक आंतरिक संरेखण की बात करते हैं। इसका मतलब है, जो आप सोचते हो, जो आप महसूस करते हो और जो आप करते हो, इन तीनों के बीच तालमेल। जब यह तालमेल नहीं होता, तब इंसान अंदर से टूटता है। आप बाहर से शांत दिख सकते हो, लेकिन अंदर लगातार संघर्ष चलता रहता है। साइलेंट कंट्रोल का अगला स्तर यही है कि यह संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगे। लेखक एक अंग्रेजी पंक्ति लिखते हैं, पीस कम्स व्हेन एक्शन अलाइंस विद वैल्यूज। इसका मतलब यह कि शांति तब आती है जब आपके कर्म आपके मूल्यों से मेल खाते हैं। जब आप सिर्फ सुविधा के लिए चुप नहीं रहते और सिर्फ गुस्से में बोलते नहीं। आप वो करते हो जो आपके लिए सही है, भले ही वो आसान न हो। यहां लेखक एक आम लेकिन गहरी स्थिति दिखाते हैं। एक इंसान है जिसने अब प्रतिक्रिया देना कम कर दिया है, लेकिन हर बार जब वो चुप रहता है, उसके मन में सवाल उठता है, क्या मैं डर रहा हूं या समझदारी दिखा रहा हूं? लेखक कहते हैं कि यह सवाल अपने आप में अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप जागरूक हो। समय के साथ जैसे जैसे आपका आंतरिक कंपास मजबूत होता है, यह सवाल अपने आप साफ जवाब देने लगता है। आपको भीतर से पता होता है कि यह चुप्पी सही है या नहीं। लेखक यह भी बताते हैं कि साइलेंट कंट्रोल का यह स्तर आपको अकेला भी कर सकता है, क्योंकि अब आप हर बहस का हिस्सा नहीं बनते, हर गपशप में नहीं कूदते, हर राय पर टिप्पणी नहीं करते। कुछ लोग इसे दूरी समझते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह दूरी नहीं, गहराई है। आप सतह पर नहीं, नीचे जुड़ना सीख रहे हो। एक और गहरी बात यहां आती है। लेखक कहते हैं कि जब आप अंदर से शांत होते हो, तो आपको दूसरों को बदलने की उतनी जरूरत नहीं लगती। आप उन्हें स्वीकार करने लगते हो, बिना उनसे सहमत हुए। यह फर्क बहुत महीन है। आप किसी के व्यवहार से सहमत नहीं होते, लेकिन उसे बदलने की जिम्मेदारी भी अपने सिर नहीं लेते। इससे आपके भीतर एक अजीब हल्कापन आ जाता है। यहां लेखक एक छोटा सा अभ्यास बताते हैं। दिन में किसी एक पल को चुनो जब आप जानबूझकर कुछ न बोलें, कुछ न करें, बस देखें अपने मन को, अपनी सांस को, अपने शरीर को। यह अभ्यास कोई ध्यान तकनीक नहीं है, यह जागरूकता की ट्रेनिंग है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका मन हर समय कुछ कहने या करने की मांग नहीं करता, और यह एहसास बहुत मुक्त करने वाला होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि शांति का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। कई लोग यह गलती करते हैं कि शांत रहने का मतलब सब सह लेना है। लेखक साफ करते हैं कि साइलेंट कंट्रोल आपको निष्क्रिय नहीं, चयनशील बनाता है। आप तय करते हो कि कहां आपकी मौजूदगी जरूरी है और कहां आपकी अनुपस्थिति ज्यादा असरदार होगी।
यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, नॉट एवरी बैटल डिजर्व्स योर प्रेजेंस, यानी हर लड़ाई आपकी मौजूदगी की हकदार नहीं होती। यह समझ आते ही आपकी जिंदगी से बहुत सा अनावश्यक तनाव गायब हो जाता है। आप थकते कम हो, क्योंकि आप हर जगह खुद को नहीं घसीटते। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि आपकी ऊर्जा अब बिखरी हुई नहीं है, वो इधर उधर नहीं बहती, वो एक जगह टिकती है। और यही टिकाव आपको स्थिर बनाता है। लोग इसे बाहर से आत्मविश्वास समझते हैं, लेकिन अंदर से यह स्पष्टता होती है। इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब आपकी शांति किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती, तब आप सच में आजाद होते हो। न तारीफ आपको उछालती है, न आलोचना आपको तोड़ती है। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप जवाब देते हो। और जवाब देने के लिए समय, समझ और साहस चाहिए। यहीं पर यह एहसास गहराता है कि साइलेंट कंट्रोल अब सिर्फ हालात संभालने की कला नहीं रही, यह आपके भीतर एक स्थायी स्थिति बनती जा रही है। और आगे लेखक इसी स्थिति की परीक्षा की बात करने वाले हैं, जब जीवन आपको थकाता है, जब निराशा आती है और जब शांत रहना सबसे भारी लगने लगता है। अब लेखक उस थकान की बात करते हैं जो बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। वो कहते हैं कि साइलेंट कंट्रोल सीखना एक बात है और उसे लंबे समय तक निभाना दूसरी। शुरुआत में यह नया लगता है, असर दिखता है और आपको लगता है कि आप काबू में आ रहे हो। लेकिन समय के साथ एक अलग तरह की थकान आती है, ऐसी थकान जिसमें आप टूटे नहीं होते, बस खाली से लगने लगते हो। और यहीं ज्यादातर लोग चुपचाप हार मान लेते हैं। एक बात ईमानदारी से पूछो, क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम सही कर रहे हो, फिर भी मन भारी है? लेखक कहते हैं कि यह बहुत सामान्य है, क्योंकि साइलेंट कंट्रोल का मतलब भावनाओं को मार देना नहीं है। आप अब भी महसूस करते हो, फर्क सिर्फ इतना है कि आप हर भावना को बाहर नहीं उछालते। लेकिन अगर आप उसे भीतर भी जगह नहीं दोगे, तो वो थकान बनकर जमा होने लगेगी। यहां लेखक एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो और इंसान बने रहना भूल रहे हो, तो यह रास्ता आपको सख्त बना देगा। और सख्ती और स्थिरता में फर्क होता है। स्थिर इंसान लचीला होता है, सख्त इंसान टूटने से पहले अकड़ता है। लेखक एक अंग्रेजी पंक्ति लिखते हैं, कंट्रोल विदाउट कंपैशन बिकम्स एग्जॉस्शन। इसका मतलब साफ है, अगर आपके नियंत्रण में करुणा नहीं है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो वही नियंत्रण आपको थका देगा। साइलेंट कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आप हर दर्द को अकेले सहो। इसका मतलब है कि आप चुन सको कि कब संभालना है और कब सहारा लेना है। यहां लेखक एक बहुत मानवीय दृश्य सामने रखते हैं। एक इंसान जो अब कम रिएक्ट करता है, कम बोलता है, हर चीज को सोच समझ कर लेता है। बाहर से लोग कहते हैं, तू तो बहुत मैच्योर हो गया है। लेकिन अंदर से वो इंसान कभी कभी बस यह चाहता है कि कोई उसे भी बिना जज किए सुन ले। लेखक कहते हैं कि अगर आप यह जगह खुद को नहीं देते, तो आपकी खामोशी बोझ बन जाएगी। इस हिस्से में लेखक आत्म देखभाल की बात करते हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प वाली भाषा में नहीं। वो कहते हैं कि आत्म देखभाल का मतलब छुट्टी लेना या अच्छा खाना ही नहीं है। असली आत्म देखभाल है अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करना, यह मान लेना कि आप हर समय शांत नहीं रह सकते, कि कभी कभी आप थकेंगे, उलझेंगे और शायद गलत भी करेंगे। लेखक एक अभ्यास बताते हैं जो इस थकान को पहचानने में मदद करता है। वो कहते हैं कि हफ्ते में एक बार खुद से यह सवाल पूछो, मैं किस भावना को बहुत समय से दबा रहा हूं? जवाब गुस्सा हो सकता है, दुख हो सकता है, या बस निराशा। उसे ठीक करने की कोशिश मत करो, बस उसे नाम दो, क्योंकि जिस भावना को नाम मिल जाता है, वो नियंत्रण से बाहर नहीं जाती। यहां लेखक यह भी बताते हैं कि साइलेंट कंट्रोल का मतलब अकेले चलना नहीं है। बहुत से लोग इस रास्ते पर आते ही खुद को अलग थलग कर लेते हैं। कम बोलो, कम मिलो, कम साझा करो। लेखक इसे खतरा मानते हैं। वो कहते हैं कि खामोशी और अलगाव में फर्क है। खामोशी आपको मजबूत बनाती है, अलगाव आपको खोखला कर देता है। एक और गहरी बात यहां आती है,
लेखक कहते हैं कि जब आप लंबे समय तक शांत रहते हो तो लोग मान लेते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे आप खुद भी यही मानने लगते हो। लेकिन यह भ्रम है। इंसान को सुने जाने की जरूरत हमेशा रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप हर किसी के सामने नहीं खुलते, लेकिन किसी के सामने तो खुलना ही पड़ता है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑल्सो नीड्स रेस्ट, यानी ताकत को भी आराम चाहिए। अगर आप अपनी ऊर्जा को कभी रिचार्ज नहीं करते तो एक दिन आपकी शांति भी नकाब बन जाएगी, और नकाब ज्यादा दिन नहीं टिकते। इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत नरम लेकिन सच्ची बात छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि साइलेंट कंट्रोल का उद्देश्य आपको अकेला योद्धा बनाना नहीं है। उसका उद्देश्य है आपको इतना जागरूक बनाना कि आप जान सको कब खुद को संभालना है और कब खुद को थामे जाने देना है। यही संतुलन आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। और यही मन में एक नया सवाल उठता है, अगर थकान आना तय है, अगर कमजोर पड़ना इंसानी है, तो इस रास्ते पर गिरने के बाद उठना कैसे सीखें। आगे लेखक उसी वापसी की बात करने वाले हैं, वो वापसी जो शोर से नहीं, ईमानदारी से होती है। अब लेखक उस वापसी की बात करते हैं जो गिरने के बाद होती है। वो बहुत साफ कहते हैं कि इस रास्ते पर कोई भी लगातार संतुलित नहीं रह सकता। जो यह सोचता है कि उसने साइलेंट कंट्रोल सीख लिया और अब कभी नहीं डगमगाएगा, वही सबसे पहले गिरता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग गिरने को अपनी नाकामी मान लेते हैं और कुछ लोग उसे संकेत मानते हैं। संकेत इस बात का कि कहीं कुछ ज्यादा कस गया है, कहीं कुछ अनसुना रह गया है। एक बात बताऊं, जिंदगी में सबसे खतरनाक भ्रम यह होता है कि आप अब ऊपर पहुंच गए हो। लेखक कहते हैं कि साइलेंट कंट्रोल कोई पहाड़ की चोटी नहीं है जहां पहुंचकर आप आराम से बैठ जाओ। यह एक रास्ता है जिसमें गिरना भी शामिल है, और गिरना यहां कमजोरी नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा है। यहां लेखक एक बहुत सच्ची स्थिति दिखाते हैं। एक इंसान जो महीनों से शांत रहने की कोशिश कर रहा है, सोच समझकर बोल रहा है, खुद को संभाल रहा है। फिर एक दिन किसी छोटी सी बात पर वो फट पड़ता है। आवाज ऊंची हो जाती है, शब्द कठोर हो जाते हैं। बाद में उसे शर्म आती है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया। लेखक कहते हैं कि यही वह पल है जहां आप या तो खुद को तोड़ सकते हो या खुद को समझ सकते हो। लेखक एक अंग्रेजी पंक्ति लिखते हैं, रिग्रेशन इज पार्ट ऑफ ग्रोथ, मतलब पीछे जाना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। अगर आप हर गिरावट को असफलता मानोगे तो आप इस रास्ते पर टिक नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप गिरावट को सीखने का मौका मान लो तो वही गिरावट आपकी समझ को और गहरा कर देती है। इस हिस्से में लेखक आत्म करुणा की बात करते हैं, लेकिन बहुत ईमानदारी से। वो कहते हैं कि आप दूसरों के साथ तो धैर्य रखते हो, लेकिन खुद के साथ नहीं। खुद से गलती होते ही आप खुद को कठोर शब्दों में जज करने लगते हो। साइलेंट कंट्रोल का अगला स्तर यही है कि आप खुद से भी वैसे ही पेश आओ जैसे किसी अपने से आओ, साफ, सख्त नहीं। लेखक एक बहुत व्यावहारिक तरीका बताते हैं वापसी का। वो कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप फिसल गए हो तो सबसे पहले कहानी मत बनाओ। यह मत सोचो कि मैं ऐसा ही हूं या मुझसे कभी नहीं होगा। बस उस पल को देखो। क्या हुआ? किस बात ने ट्रिगर किया? उस दिन आपकी हालत कैसी थी? नींद, थकान, तनाव? अक्सर जवाब वहीं मिल जाता है। इससे आप खुद को दोषी नहीं, जागरूक बनाते हो। यहां लेखक यह भी बताते हैं कि वापसी का मतलब फिर से नियंत्रण पाने की जिद नहीं है। कई लोग गिरने के बाद और ज्यादा कस जाते हैं, और ज्यादा चुप, और ज्यादा सख्त। लेखक इसे दूसरी गलती मानते हैं। वो कहते हैं कि वापसी का मतलब है संतुलन की ओर लौटना, न कि नियंत्रण की जकड़ में और गहराई से जाना। एक गहरी बात यहां आती है। लेखक कहते हैं कि जब आप गिरते हो तो अक्सर वही भावनाएं बाहर आती हैं जिन्हें आपने लंबे समय से दबा रखा था। यह गिरावट नहीं, रिलीज होती है। अगर आप इसे समझदारी से संभाल लो तो यह आपको हल्का कर सकती है, लेकिन अगर आप इससे डर गए तो आप और बंद हो जाओगे। लेखक एक छोटा सा अभ्यास बताते हैं। गिरने के बाद खुद से एक ही सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, बिना खुद को चोट पहुंचाए।
यह सवाल आपको दो चरम से बचाता है। एक तरफ आत्म दया, दूसरी तरफ आत्म आलोचना। दोनों ही साइलेंट कंट्रोल के दुश्मन हैं। इस हिस्से में लेखक यह भी कहते हैं कि गिरने के बाद सबसे जरूरी चीज है दोबारा जुड़ना, खुद से, किसी भरोसेमंद इंसान से, या अपने मूल उद्देश्य से। साइलेंट कंट्रोल का मकसद खुद को अलग करना नहीं है, उसका मकसद है आपको इतना स्पष्ट बनाना कि आप सही रिश्तों से जुड़े रह सको। लेखक एक और पंक्ति रखते हैं, यू डोंट रिटर्न टू कंट्रोल, यू रिटर्न टू अवेयरनेस। इसका मतलब यह कि आप कंट्रोल की कुर्सी पर वापस नहीं बैठते, आप जागरूकता की जमीन पर वापस आते हो। वहीं से सब कुछ फिर से संतुलित होने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि यह रास्ता अब आपको डराता नहीं, गिरना अब अंत नहीं लगता, क्योंकि अब आपको पता है कि उठना कैसे है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस ईमानदारी से। और यहीं यह एहसास गहराता है कि साइलेंट कंट्रोल का असली रूप कठोरता नहीं, लचीलापन है। और आगे लेखक इसी लचीलेपन की बात करने वाले हैं, जब जिंदगी अचानक मोड़ लेती है, जब कुछ आपके हाथ में नहीं रहता, तब यह खामोशी आपको कैसे संभाले रखती है। अब लेखक उस मोड़ की बात करते हैं जहां जिंदगी अचानक दिशा बदल लेती है, बिना चेतावनी के, बिना आपकी तैयारी पूछे। वो कहते हैं कि इंसान अक्सर यह मानकर चलता है कि अगर उसने खुद पर काम कर लिया, अगर उसने साइलेंट कंट्रोल सीख लिया, तो जिंदगी अब अनुमान के हिसाब से चलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी को आपके नियंत्रण में आने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। और यहीं पर इस कला की असली परीक्षा शुरू होती है। एक बात बताऊं, जब हालात आपके हाथ में नहीं रहते, तब ज्यादातर लोग दो चरम पर चले जाते हैं। या तो वो पूरी तरह टूट जाते हैं, या फिर जबरदस्ती सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि दोनों ही प्रतिक्रियाएं डर से पैदा होती हैं। बस इतना है कि एक डर बाहर दिखता है और दूसरा स्ट्रांग बनने के नाम पर छुपा रहता है। यहां लेखक एक बहुत गहरी लाइन रखते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, सरेंडर व्हाट यू कैंट। इसका मतलब सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जीने में बहुत कठिन है। साइलेंट कंट्रोल का यह स्तर आपको सिखाता है कि कब पकड़ ढीली करनी है। हर चीज को कसकर पकड़ना ताकत नहीं है, कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। लेखक यहां एक आम लेकिन दर्दनाक उदाहरण लेते हैं। किसी इंसान की जिंदगी में अचानक नुकसान हो जाता है, नौकरी चली जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है, या कोई सपना अधूरा रह जाता है। पहले वाला इंसान सवाल पूछता है, मेरे साथ ही क्यों, और उसी सवाल में फंस जाता है। साइलेंट कंट्रोल वाला इंसान भी दर्द महसूस करता है, लेकिन वो उसी दर्द को अपनी पहचान नहीं बना लेता। वो यह मान लेता है कि कुछ चीजें उसके हाथ में नहीं थीं, और यही मान लेना उसे आगे बढ़ने की जगह देता है। लेखक यह भी कहते हैं कि अनियंत्रण को स्वीकार करना हार नहीं है। असल में यह बहुत बड़ी मानसिक परिपक्वता है, क्योंकि जब आप यह मान लेते हो कि सब कुछ आपके बस में नहीं है, तभी आप उन चीजों पर पूरा ध्यान दे पाते हो जो सच में आपके बस में हैं। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी ईमानदारी और आपका अगला छोटा कदम। यहां लेखक एक और पंक्ति लिखते हैं, एक्सेप्टेंस इज नॉट गिविंग अप, इट इज गिविंग क्लैरिटी। यानी स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि साफ देखना है। जब आप सच को स्वीकार कर लेते हो, तब आप भ्रम में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, और वही ऊर्जा आपकी अगली दिशा बनाती है। इस हिस्से में लेखक लचीलेपन की बात करते हैं, लेकिन शरीर की नहीं, मन की। वो कहते हैं कि जो इंसान हर परिस्थिति में एक ही तरह से रहने की जिद करता है, वो सबसे पहले टूटता है। लेकिन जो इंसान परिस्थितियों के साथ अपने रूप को थोड़ा बदल लेता है, मूल्यों से समझौता किए बिना, वही टिकता है। लेखक एक छोटा लेकिन असरदार अभ्यास बताते हैं। जब भी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां जवाब न मिल रहे हों, तो खुद से 3 बातें कहो। पहली में, यह दर्द महसूस कर सकता हूं। दूसरी, मुझे अभी सब समझना जरूरी नहीं है। और तीसरी में, अगला सही कदम देख सकता हूं, पूरा रास्ता नहीं। यह अभ्यास आपको भविष्य की चिंता से खींचकर वर्तमान की जमीन पर वापस ले आता है। यहां एक गहरी बात आती है। लेखक कहते हैं कि साइलेंट कंट्रोल
आपको जिंदगी से लड़ने वाला इंसान नहीं बनाता, बल्कि उसके साथ चलने वाला इंसान बनाता है। जब आप हर मोड़ को दुश्मन समझना छोड़ देते हो, तब आप सीखने लगते हो, और सीखने वाला इंसान कभी पूरी तरह हारता नहीं। लेखक यह भी बताते हैं कि इस स्तर पर पहुंचकर इंसान की भाषा बदल जाती है। पहले वह कहता था यह होना नहीं चाहिए था, अब वह कहता है यह हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी मानसिक स्थिति बदल देता है, क्योंकि अब आप अतीत में नहीं, वर्तमान में खड़े हो। एक और अंग्रेजी पंक्ति यहां आती है, फ्लेक्सिबिलिटी इज स्ट्रेंथ इन डिस्गाइज, यानी लचीलापन छुपी हुई ताकत है। बाहर से यह नरमी लगती है, लेकिन अंदर से यह बहुत मजबूत होती है, क्योंकि यह आपको टूटने से बचाती है। इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत शांत एहसास छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब आप यह मान लेते हो कि जिंदगी हमेशा आपके प्लान के मुताबिक नहीं चलेगी, तब आप हर छोटे नियंत्रण को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो, और उसी पल एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। आप बहते नहीं हो, लेकिन जकड़े भी नहीं रहते। और यहीं से एक आखिरी सवाल जन्म लेता है। अगर साइलेंट कंट्रोल आपको इतना लचीला, इतना स्थिर बना सकता है, तो इसका अंतिम रूप क्या है? जब यह कला पूरी तरह जीवन में उतर जाती है, तब इंसान कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कैसे जीता है? आगे लेखक उसी अंतिम अवस्था की बात करने वाले हैं। अब लेखक उस अंतिम अवस्था के करीब पहुंचते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से। वो कहते हैं कि साइलेंट कंट्रोल का कोई परफेक्ट वर्जन नहीं होता। कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो हर हाल में बिल्कुल संतुलित, बिल्कुल शांत और बिल्कुल सही रहे। अगर कोई ऐसा दावा करता है, तो या तो वो खुद को धोखा दे रहा है या दूसरों को। असली परिपक्वता इसी सच्चाई को स्वीकार करने में है। एक बात बताऊं, इस स्तर पर पहुंचकर इंसान बदलता नहीं, बल्कि साफ हो जाता है। अब उसमें कुछ नया नहीं जुड़ता, बल्कि बहुत कुछ गिर जाता है। दिखावा गिर जाता है, हर बात पर राय देने की जरूरत गिर जाती है, खुद को साबित करने की भूख गिर जाती है, और जैसे जैसे ये सब गिरता है, इंसान हल्का होता जाता है। लेखक कहते हैं कि इस अवस्था में इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी प्रतिक्रिया नहीं, उसकी मौजूदगी होती है। वो कमरे में आता है तो शोर नहीं बढ़ता, लेकिन माहौल बदल जाता है। लोग यह नहीं कह पाते कि उसने क्या कहा, लेकिन यह जरूर महसूस करते हैं कि कुछ स्थिर है, कुछ भरोसेमंद है। यह प्रभाव शब्दों से नहीं, संतुलन से आता है। यहां लेखक एक बहुत गहरी लाइन लिखते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द नीड टू कंट्रोल। इसका मतलब समझिए। सबसे ऊंचा नियंत्रण यह है कि आपको हर चीज नियंत्रित करने की जरूरत ही न लगे। आप हस्तक्षेप तभी करते हो जब जरूरी हो। बाकी समय आप बहाव को समझते हो, उस पर भरोसा करते हो। इस अवस्था में इंसान न तो हर बात पर चुप रहता है, न ही हर बात पर बोलता है। वो सहज होता है। जहां बोलना जरूरी है, वहां स्पष्ट बोलता है। जहां चुप रहना बेहतर है, वहां बिना डर के चुप रहता है। अब यह चुनाव सोच, विचार से नहीं, स्वाभाविक समझ से होता है। यही असली अभ्यास का फल है। लेखक यह भी बताते हैं कि इस स्तर पर इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश लगभग छोड़ देता है। इसलिए नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि उसे समझ आ गया होता है कि हर किसी का रास्ता अलग है। वह सलाह तभी देता है जब मांगी जाए, मदद तभी करता है जब वह सच में मदद हो, अहंकार की तुष्टि नहीं। एक गहरी बात यहां आती है। लेखक कहते हैं कि इस अवस्था में इंसान को अकेलापन नहीं सताता, क्योंकि अब वह भीड़ में भी खुद के साथ रह सकता है। उसे हर समय बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं होती। वह अपने भीतर की स्थिरता पर भरोसा करना सीख चुका होता है। यहां लेखक एक छोटा सा संकेत देते हैं, पहचानने के लिए। अगर आपकी खामोशी अब बोझ नहीं लगती, अगर आपको कुछ साबित करने की जल्दी नहीं रहती, अगर आप बिना अपराध बोध के नहीं कह पाते हो और बिना डर के हां कह पाते हो, तो समझ लो कि साइलेंट कंट्रोल अब आपकी आदत नहीं, आपकी प्रकृति बन रहा है। लेखक यह भी साफ करते हैं कि यह अवस्था आपको दुनिया से काटती नहीं है। उल्टा, आप दुनिया से ज्यादा ईमानदारी से जुड़ते हो, क्योंकि अब आप भूमिकाएं नहीं निभाते, आप बस मौजूद रहते हो।
और यह मौजूदगी बहुत सुकून देने वाली होती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक और अंग्रेजी पंक्ति यहां आती है, काम इज नॉट विथड्रॉल, इट इज ग्राउंडेड एंगेजमेंट। यानी शांति पलायन नहीं है, वह जमीन से जुड़कर जीना है। आप भागते नहीं हो, आप लड़ते भी नहीं हो, आप समझते हो और फिर कदम रखते हो। इस हिस्से के अंत में लेखक बहुत धीरे से यह संकेत देते हैं कि यह अवस्था अंत नहीं है, यह एक तरह की शुरुआत है, क्योंकि अब इंसान बाहर की दुनिया से कम और भीतर की सच्चाई से ज्यादा संचालित होता है। और जब ऐसा होता है तो जीवन की हर परिस्थिति अच्छी या बुरी एक शिक्षक बन जाती है, दुश्मन नहीं। और यहीं एक आखिरी जिज्ञासा बची रह जाती है। अगर यह सब समझ लेने के बाद भी जीवन चलता रहेगा, चुनौतियां आती रहेंगी, तो इस खामोशी को रोजमर्रा की साधारण जिंदगी में कैसे जिएं, बिना सन्यासी बने, बिना दुनिया छोड़े। आगे लेखक इसी जमीन पर उतरने वाले हैं जहां साइलेंट कंट्रोल दर्शन नहीं, जीवन जीने का तरीका बन जाता है। अब लेखक बहुत जमीन पर उतर आते हैं। कोई ऊंची बात नहीं, कोई आदर्श स्थिति नहीं, बस रोज की जिंदगी, वही सुबह की जल्दी, वही लोगों की अपेक्षाएं, वही अनिश्चितता, वही मन का उतार चढ़ाव। और यहीं लेखक कहते हैं कि अगर साइलेंट कंट्रोल यहां काम नहीं आया तो वह कहीं काम का नहीं है। असली परीक्षा ध्यान में नहीं, एकांत में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में होती है। एक बात बताऊं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह कला किसी स्पेशल मोमेंट के लिए है, बड़ी लड़ाई, बड़ा निर्णय, बड़ा संकट। लेखक कहते हैं कि नहीं, साइलेंट कंट्रोल रोज की आदतों में जिंदा रहता है। आप कैसे सुनते हो, कैसे इंतजार करते हो, कैसे थकान में बोलते हो, कैसे निराशा में चुप रहते हो, यहीं से यह कला बनती है या टूटती है। लेखक यहां बहुत साफ कहते हैं कि अब कोई नई तकनीक नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस स्तर पर तकनीक की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है ईमानदारी की, खुद से यह मान लेने की कि आप अब भी इंसान हो, कि कभी आप चूक जाओगे, कि कभी आप पुरानी आदतों में फिसल जाओगे, और यह सब ठीक है। साइलेंट कंट्रोल का मतलब परफेक्शन नहीं, निरंतरता है। यहां लेखक एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अब आपको हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछना है, आज मैं कहां जरूरत से ज्यादा बोल गया, और आज मैं कहां जरूरत से ज्यादा चुप रहा। इन दो सवालों के बीच ही संतुलन रहता है। अगर आप ईमानदारी से इन्हें देखते रहो तो रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। लेखक यह भी कहते हैं कि इस स्तर पर लोग आपको बदलता हुआ नहीं, स्थिर हुआ हुआ देखेंगे। आप ज्यादा प्रभावशाली लगोगे, लेकिन कम कोशिश करते हुए। आपकी बातों में धार होगी, लेकिन कड़वाहट नहीं। आपकी चुप्पी में दूरी नहीं, भरोसा होगा। और यह सब आप जानबूझकर नहीं कर रहे होंगे, आपकी प्रकृति बन चुकी होगी। एक बहुत सुंदर बात यहां आती है। लेखक कहते हैं कि साइलेंट कंट्रोल का अंतिम फल यह है कि आप जीवन से लड़ना बंद कर देते हो। आप हार नहीं मानते, आप बस युद्ध की भाषा छोड़ देते हो। आप समझ जाते हो कि हर चीज को जीतना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को समझ लेना ही काफी है। यहां लेखक एक आखिरी अंग्रेजी पंक्ति रखते हैं, बहुत शांत तरीके से, मास्टरी इज क्वाइट, इट नो लॉन्गर नीड्स टू प्रूव इटसेल्फ। इसका मतलब यही है कि जब आप सच में इस कला को जीने लगते हो तो आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं रहती, न खुद को, न दूसरों को। लेखक कहते हैं कि अगर आपने इस किताब से कुछ भी सीखा है तो बस इतना याद रखो, आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी प्रतिक्रिया है, और सबसे बड़ी आजादी यह जान लेना है कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। आप रुक सकते हो, आप देख सकते हो, आप चुन सकते हो। इस अंतिम अवस्था में इंसान न तो बहुत शांत दिखने की कोशिश करता है, न बहुत ताकतवर बनने की। वो बस ईमानदार रहता है, अपने साथ, अपने निर्णयों के साथ, अपनी सीमाओं के साथ। और यही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेखक बहुत सरल शब्दों में किताब को यहीं छोड़ देते हैं। कोई तालियां नहीं, कोई नारा नहीं, बस यह एहसास कि अगर आप अपनी आवाज पर नहीं, अपनी समझ पर भरोसा करना सीख गए हो तो आपने साइलेंट कंट्रोल नहीं, आत्म नियंत्रण पा लिया है। और उससे बड़ा कोई नियंत्रण नहीं होता।